9 महीने की गर्भवती कलाकार मंच पर तमाशा कर रही है। अचानक लेबर पेन होता है। वो मंच के पीछे जाती है, बच्चे को जन्म देती है, पत्थर से बच्चे की नाल काटती है और फिर कुछ ही देर बाद सज धज कर उसी मंच पर लौट आती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनने में भले ही किसी फिल्मी सीन की तरह लगता हो, लेकिन ये किस्सा है महाराष्ट्र की लेजेंडरी लावणी और तमाशा कलाकार विठाभाई भाऊ मंग नारायण गांवकर का। बच्चे को जन्म देने के बाद वापस मंच पर लौटी विठाबाई को देखकर जब दर्शकों को कुछ अलग लगा और उनका ध्यान उनकी बेबी बम्प पर गया जो अब नहीं था, तब उन्होंने शो बंद करने और उन्हें रेस्ट करने को कहा। उन्हें कई बार फिल्मों में काम करने के मौके मिले। कहा जाता है कि उस दौर के कई जाने माने फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। उनमें से एक राज कपूर भी थे, लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। उन्होंने शोहरत से ऊपर अपनी लोक कला को रखा और पूरी जिंदगी उसी मंच को समर्पित कर दी। उन्हें लगता था कि अगर वो तमाशा करना छोड़ देंगी तो उनके साथ जुड़े दर्जनों कलाकार और उनके परिवार बिखर जाएंगे। तमाशा को लेकर उनके इसी जुड़ाव और समर्पण ने उन्हें लोगों के बीच तमाशा साम्राज्ञी की उपाधि दिलाई। विठाबाई, जिन्होंने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, अब उनकी ही जिंदगी पर एक फिल्म बन रही है। नाम है ईठा। फिल्म में श्रद्धा कपूर विठाबाई के किरदार में है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन्हीं विठाबाई की कहानी। कुछ लोग कलाकार बनते हैं और कुछ लोग कला में ही जन्म लेते हैं। विठाबाई के साथ दूसरा वाला मामला था। उन्होंने 1 जुलाई 1935 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर में भाऊ बापू नारायण गांवकर और शांताबाई नारायण गांवकर के घर जन्म लिया। विठाबाई ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां कला कोई पेशा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका थी। मंच की रोशनी और घुंघरुओं की खनक उन्हें विरासत में मिली थी। उनके दादा नारायण खुड़े एक घुमंतू तमाशा मंडली चलाते थे। दादा के बाद पिता और चाचा ने भाऊ बापू मांग नाम से इस तमाशा मंडली को आगे बढ़ाया। वो लोग तमाशा मंडली लेकर एक गांव से दूसरे गांव जाते। ऐसे माहौल में पली बड़ी विठाबाई के लिए लावणी, गवलन और लोक नाट्य बचपन की सबसे पहली यादें थी। जब दूसरे बच्चे स्कूल की घंटी सुनते थे तब विठाबाई ढोलकी की थाप सुनती थी। जब दूसरे किताबों से दुनिया समझ रहे थे तब वो मेलों की भीड़, गांव की चौपाल और दर्शकों की तालियों से इंसानों को पढ़ रही थी। 13 साल की उम्र में परिवार के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। विठा के पिता को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। उस दौर में महाराष्ट्र की घुमंतू तमाशा मंडलियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। हर मंडली चाहती थी कि उसके तंबू में ज्यादा से ज्यादा दर्शक आएं, उसके ही कलाकारों के बारे में बातचीत हो और उसी के नाम की धूम मचे। ये सिर्फ कला की लड़ाई नहीं थी बल्कि सम्मान, पहचान और रोजी रोटी की भी जंग थी। इसी जंग में एक दिन विठाबाई के पिता की मंडली को ऐसी हार मिली जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। कहा जाता है कि जो मंडली कभी शान से गांव-गांव घूमती थी, उसकी आर्थिक हालत अचानक बिखर गई। परिवार की जमा पूंजी खत्म होने लगी और एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया। सारी जिम्मेदारियां विठाबाई के कंधों पर आ बैठी थी। उन्हें मंच पर उतरना पड़ा। उनकी हर प्रस्तुति सिर्फ तालियां बटोरने के लिए नहीं होती थी बल्कि घर का चूल्हा जलाने के लिए होती थी। हर रात का तमाशा अगले दिन की रोटी का भरोसा था। रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ गरीबी थी तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। इस सब के बीच उस लोक कला को जिंदा रखने का संघर्ष भी था जो धीरे धीरे हाशिए पर जा रही थी। उन्होंने मंच पर उतरना शुरू किया। 13 साल की उम्र में वो पहली बार मंच पर उतरी। वो सिर्फ 15 साल की थी जब उनका रेप हुआ। 1940 और 50 के दशक का महाराष्ट्र, जब घूम घूम कर तमाशा करने वाली मंडलियां रात के अंधेरे में दूर दराज के गांव में पहुंचती थी। इन ट्रूप्स में महिलाएं भी हुआ करती थी जिन्हें अक्सर प्रभावशाली लोगों की मनमानी का शिकार होना पड़ता था। लेकिन उस समय न्याय की उम्मीद करना लगभग असंभव था। पुलिस तक पहुंचना, मुकदमा लड़ना या प्रभावशाली लोगों के खिलाफ आवाज उठाना, इसकी कीमत पूरे परिवार और तमाशा मंडली को चुकानी पड़ सकती थी। उनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाता। विठाबाई ने खुद को समेटा, मंच को अपना सहारा बनाया और कला को अपनी ताकत। उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। उनकी एनर्जी, एक्सप्रेशंस और डांस ने लोगों के दिल में खास जगह बना ली। लोग उनकी कला के दीवाने होने लगे। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक दिन मशहूर मराठी नाटककार मामा वरेरकर ने उन्हें मंच पर देखा। उस तमाशे में उनकी नजर विठाबाई पर जाकर टिक गई।
उनकी आवाज में मिट्टी की सौंधी महक थी, अदाओं में लोक जीवन की आत्मा और मंच पर ऐसा आत्मविश्वास जिसे किसी अभिनय स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। वरेरकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विठाबाई को अपनी नाट्य मंडली में काम करने का न्योता दे दिया। विठाबाई ने पहले कभी किसी ड्रामा स्कूल की चौखट नहीं देखी थी। इस नए सफर ने उन्हें रंगमंच की बारीकियों से रूबरू कराया और उनके भीतर छिपी कलाकार को और निखार दिया। धीरे धीरे वो सिर्फ तमाशा करने वाली एक कलाकार नहीं रही, बल्कि तमाशा की पहचान बन गई। उनके नाम पर मेले जुटने लगे, उनके गीतों पर भीड़ झूमने लगी और उनकी अदाकारी ने गांव की चौपाल से लेकर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंचों तक अपनी अमिट छाप छोड़ दी। उनकी मशहूर बैठकीची लावणी और नेस्ली पीतांबर जरी सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। कई जगह पढ़ने को मिलता है कि उनके काम की ख्याति इतनी थी कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति के सामने परफॉर्म करने का गौरव हासिल हुआ। इतना ही नहीं, 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने बॉर्डर पर जाकर परफॉर्म किया और भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाया था। उनकी कला को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला। तमाशा और लावड़ी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1957 और फिर 1990 में राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया। जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ने लगी, उन्हें फिल्मों के ऑफर भी आने लगे, लेकिन वो सभी ऑफर्स ठुकराती चली गई। वो जानती थी कि अगर वो फिल्मों में चली जाएंगी तो उनके तमाशा ग्रुप के साथ जुड़े कलाकारों पर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। उन्होंने तमाशा कलाकारों के अधिकारों और सम्मान के लिए लगातार आवाज उठाई। विठाबाई का जीवन सिर्फ तालियों से भरा नहीं था, इसमें मंच के पीछे उनकी निजी जिंदगी में होने वाले तमाशे भी थे। अपने करियर के पीक में उन्होंने मारुति सावंत से शादी कर ली। शुरुआत में सब सही था, लेकिन धीरे धीरे मारुति ने विठाबाई के साथ धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। पहले तो उसने उनके कार्यक्रमों, कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंसेस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और फिर बड़ी चालाकी से विठाबाई की मेहनत की कमाई और उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और उन्हें छोड़ दिया। इस घटना ने विठाबाई को तोड़ दिया, लेकिन टूटने के बाद भी वो उठी, खुद को संभाला और वापस मंच पर लौट आई। विठाबाई की चमक उनके संघर्षों से धुंधली नहीं हुई, बल्कि उन्हीं संघर्षों ने उन्हें लोक कला के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अपनी पूरी जिंदगी कला को समर्पित कर देने वाली कलाकार का आखिरी समय दर्द से भरा हुआ था। आखिरी समय में उन्हें लकवा मार गया था। इलाज के लिए उन्हें मुंबई के केम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 15 जनवरी 2002 को उनका निधन हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार के लिए अस्पताल का बिल चुकाना भी मुश्किल हो गया था। अस्पताल का बिल भरने और उनके पार्थिव शरीर को नारायण गांव ले जाने के लिए 5,900 रुपए चाहिए थे, लेकिन परिवार सिर्फ 4,000 रुपए ही जुटा पाया। उनके चाहने वाले और सांस्कृतिक संस्थाएं मदद के लिए आगे आईं। 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में विठाबाई नारायण गांवकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की। ये सम्मान उन वरिष्ठ तमाशा कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने उसी लोक कला को जिंदा रखने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसके लिए विठाबाई ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज उनके निधन के 2 दशक से भी ज्यादा समय के बाद विठाबाई सिर्फ इतिहास के किसी पन्ने पर दर्ज नाम नहीं है, वो महाराष्ट्र की लोक संस्कृति की धड़कन है। अब उनके जीवन पर एक फिल्म बन रही है, इठा, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया था। इसे लक्ष्मण उतेकर डायरेक्ट कर रहे हैं। ये 28 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी। इसमें उनकी जिंदगी, उनके स्ट्रगल के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं गरिमा, दीजिए इजाजत। शुक्रिया।